वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव और आज हम शुरुआत करें एक नया टॉपिक डिटर्मिनेंट। सबसे पहले यहाँ पर सवाल उठता है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डेफिनेशन हम इसका बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फील लेंगे कि डिटर्मिनेंट हमारा होता क्या है। तो इस तरह से अगर दो लकीरों के बीच दो रो और दो कॉलम होगा तो उसे हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसी तरह अगर तीन रो और तीन कॉलम हुआ तो इसे हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इसी तरह मान लेते हैं कि चार रो और चार कॉलम है तो उसे हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4। इसी तरह मान लेते हैं कि सिर्फ एक ही रो एक ही कॉलम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 मतलब दो रो दो कॉलम हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, तीन रो तीन कॉलम हुआ तो उसे हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, चार रो चार कॉलम हुआ तो उसे हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4। इसी तरह सिर्फ अगर एक रो एक कॉलम हुआ तो उसे हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू होगा a1 b2, लिखेंगे यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना क्या होगा, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 6 मतलब -2। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या हो जाएगा, 2c माइनस 3b, 2c माइनस 3b। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 3। यहाँ पर क्या होगा, a इंटू डी मतलब ad माइनस cb, जिसे हम bc भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4। क्या बन जाएगा हमारा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्या बन जाएगा हमारा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस फिर क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा को मैंने एस थीटा लिखा है और कॉस थीटा को मैंने सी थीटा लिखा है। ऐसा क्यों, सिंपल, लिखना कम चाहते हैं इसलिए, और कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, समझ में आना चाहिए बस। साइन थीटा, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ थीटा ही लिख दिया, ऐसा नहीं है, पता चलना चाहिए सामने वाले को कि आप लिख क्या रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस और कॉस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटी एक। तो ये वैल्यू तो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज से ध्यान में रखिएगा। और ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे भी पढ़ना ही है आपको, या फिर पढ़ के आए होगे तो ध्यान में होगा। और उसके बाद देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 में क्या बन जाएगा हमारा, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 माइनस फिर क्या बनेगा, -1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन गया, ये हमारा कितना हो गया, इसे इरेज करेंगे, हाँ हो गया। फिर -1 इंटू -1 क्या बन जाएगा 1, और इधर माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अगेन अगर आपको नहीं आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे आता है तो हम बता देते हैं। यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टिग्नोमेट्री में ये सब पढ़ाया होगा मैंने, टिग्नोमेट्री देख के आइए, अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू तो 1 होता ही है, आइडेंटिटी है। कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख देते हैं, हाँ, इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को ओवरऑल पे स्क्वायर लगा सकते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा ही तो होता है, और इस पर स्क्वायर लगाओ तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कहाँ से आया। लेकिन अगेन आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पहले आप पढ़ के आए होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें आप पढ़ के आइए, नहीं पढ़ के आए कोई दिक्कत नहीं। और ये तो 9th-10th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है यार। और ये 1 प्लस कहाँ गया, ये भी पता नहीं 9th-10th में याद नहीं, लेकिन 11th में तो मैंने पढ़ा ही दिया है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप देख के आए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, नहीं तो यहाँ पर भी तो देख ही रहे हैं आप कि कैसे आया। आगे देखेंगे। अब हो गया सेकेंड ऑर्डर का, तो हमने देख लिया क्या है। अब देखेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसका
वैल्यू निकालने का हमारे पास दो मेथड है, देखेंगे मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 के पहले आप प्लस लिख दीजिए, और एक बार प्लस लिख लिए तो उसके बाद फिर माइनस प्लस, नीचे भी माइनस प्लस, और माइनस आ गया तो फिर प्लस माइनस, फिर प्लस के बाद माइनस प्लस, मतलब एक बार प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब दो प्लस एक साथ नहीं आना चाहिए और दो माइनस एक साथ नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से लिख देंगे। और सबसे पहले इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, a1 पे प्लस लिख देंगे, ठीक है। a1 पे प्लस लिख देंगे तो आपको याद रहेगा कि अगेन उसका नेक्स्ट हमारा क्या होगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है प्लस a1, तो प्लस a1 को सिंपल हम a1 ही बोल सकते हैं, a1। अब यहां पर a1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे कर दीजिए आप डिलीट, उसे कर दीजिएगा आप डिलीट, और डिलीट करने के बाद जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लिख दीजिए। यहां पर क्या बचा, b2 b3 c2 c3, b2 b3 c2 c3। सिमिलरली प्लस a1 के बाद क्या है माइनस b1, तो यहां पर लिखेंगे माइनस b1। और इसे डिलीट करने के बाद, मतलब जिस रो और जिस कॉलम में ये है उसे डिलीट करने के बाद जो बचा उसे लिख देंगे। यहां पर क्या बचा, a2 a3, और क्या बचा c2 c3, c2 c3। अगेन माइनस b1 के बाद हमारा क्या आएगा, ये प्लस था, प्लस c1, तो इसे लिख देंगे प्लस c1। और c1 जिस रो और कॉलम में है उसको कर दिए डिलीट, बचा क्या a2 a3 b2 b3, a2 a3 b2 b3। अब इसे सॉल्व करना आसान है, अब तो हमारा काम हो ही गया, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना आता है, हमें निकालना आता है इसका वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा a1, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा b2 c3 माइनस b3 c2। सिमिलरली फिर क्या आया हमारा माइनस b1, और इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा a2 c3 माइनस a3 c2, फिर क्या आएगा प्लस c1, और अगेन इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें निकालना आता है, क्या हो जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2, a3 b2। आगे से हम ध्यान रखें कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला स्टेप आपको करने का जरूरत नहीं है। क्यों, टाइम बचाना है हमें, टाइम बचाना है हमें, उसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, समझेंगे यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। अब आगे से ध्यान रखिएगा इस बात का, ये सिर्फ समझाने के लिए एक बार लिख दिए, लेकिन इसके बाद से आप ये नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो वहाँ पर ऐसा नहीं बोल दिया कि नहीं हमें तो बताया गया था कि वो करना ही नहीं, ऐसा नहीं है। दिस वन इक्वल टू दिस वन है तो एग्जाम में आएगा तो इस पर भी आप टिक मारेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में से ये दिया हुआ है और आप बोल रहे नहीं इसे तो हमें देखना ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, हमेशा के लिए आँख बंद नहीं करना है, फिलहाल सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसे हम इग्नोर करके चलेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक्चुअल में हम करेंगे क्या, ये सब काम दिमाग में ही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस a1 हम लिख लिए, प्लस a1 लिख लिए, फिर क्या करेंगे दिमाग में ही इस रो और कॉलम को डिलीट कर दिए, जो बचा b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b3 c2 लिख दिए। सिमिलरली फिर क्या करेंगे, दिमाग में ही माइनस b1 सबसे पहले लिख लिए, फिर दिमाग में ही इस रो और कॉलम को डिलीट कर दिए, फिर क्या बना a2 c3 माइनस a3 c2, यही तो लिखा हुआ है। फिर अगेन क्या करेंगे, प्लस c1 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद दिमाग में ही इस रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बचा वो लिख देंगे क्या a2 b3 माइनस a3 b2, इस तरीके से। मतलब ये डिटर्मिनेंट वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसे एक स्टेप को हम इग्नोर करके चलेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, समय बचेगा हमारा और सॉल्व करना भी आसान है। तो इस तरीके से हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाले, चाहे तो आप सेकंड रो के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इसे इरेज करेंगे, प्लस माइनस और फिर ये प्लस था ना, हाँ, तो यहाँ पर क्या है माइनस a2, अगर सेकंड रो के अकॉर्डिंग निकाले तो क्या बन जाएगा माइनस a2, और फिर उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद, कौन सा रो में है, इस रो और इस कॉलम में है, तो इसको डिलीट करने के बाद जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, या फिर ये इस तरीके से जैसे मैंने वो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या आएगा हमारा प्लस b2, और जो जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट करने के बाद जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस c2 है, फिर किस रो में है c2, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, तो ये डिलीट करने के बाद जो बचा, ये हटा दीजिएगा, ये डिलीट करने के बाद जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली
थर्ड रो में भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। टोटल कितना तरीका से निकाल सकते हैं? 3 तो हो गया रो। कॉलम के तरीका से भी आप निकाल सकते हैं, कॉलम के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। कॉलम में क्या बन जाएगा हमारा? प्लस A1 है ना, प्लस A1, और जिस रो और कॉलम में है ये, उसको डिलीट करने के बाद जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, फिर क्या है? -A2। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग अभी हम निकाल रहे हैं। तो जिस रो और कॉलम में A2 है उसको डिलीट करने के बाद जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, फिर क्या है? +A3, +A3। तो जिस रो और कॉलम में है, किस रो और कॉलम में है ये? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है। तो इसको डिलीट करने के बाद जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कितना होगा हमारा? 3 कॉलम। टोटल कितना कॉलम है? 3 कॉलम। तो 3 रो और 3 कॉलम, टोटल कितना तरीका से हम कर सकते हैं? 6 तरीका से। तो टोटल कितना तरीका से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं? 6 तरीका से। लेकिन ज़्यादातर टाइम हम फर्स्ट रो से ही निकालेंगे, क्योंकि जो पहले दिख गया उसी से निकाले, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी से भी निकालिए। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं सिर्फ फर्स्ट से ही निकल सकता है, ऐसा नहीं है। आप सेकंड रो, थर्ड रो, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें? क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन तो जरूरी है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा फिर। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या बताया था मैंने? सबसे पहले प्लस माइनस प्लस। अगेन फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालते हैं, निकालना आसान रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1, और अंदर में क्या आएगा? इस रो और इस कॉलम को कर दिए डिलीट, क्या बचा? 3 × 9 मतलब 27, -7 × 6 क्या आ जाएगा हमारा? -42। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर क्या है हमारा? ये हटा दीजिए, जिसका काम हो गया वो हटा देते हैं। फिर क्या है हमारा? -2, अंदर में क्या आएगा हमारा? ये डिलीट कर दीजिए, रो कॉलम डिलीट। क्या बचा हमारे पास? -4 × 9 क्या आ जाएगा हमारा? -36। ये कितना आ गया? -36, और फिर -2 × 6 मतलब 12। आगे देखेंगे फिर क्या है हमारा? ये सब डिलीट कर दीजिए। +3। फिर अगर इस रो और कॉलम को डिलीट करते तो क्या बनेगा हमारा? -4 -7 मतलब 28, माइनस फिर 2 × 3 मतलब 6। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये तो 1 है, इसे इग्नोर करके ही चलिए। ये क्या बन जाएगा हमारा? 69, और इधर क्या है? -2, और अंदर में क्या आएगा? -48 आ जाएगा, और इधर क्या बनेगा? 3 × 22। तो ये हो गया 69, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 96 प्लस 66 होगा ना? हाँ, 22 × 3 66। तो यहाँ से आ गया हमारा 9 6 15 15 6 21। तो इधर 1 हो जाएगा, और 2 हैंड में याद रखिएगा। 9 6 15 15 और 6 21, और 2 हाथ में था तो 23। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अब ऐड तो कर ही सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ, अगेन हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा? सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, और 2 है ना, +2 ले रहे हैं, तो इस रो और कॉलम को कर दिए डिलीट। क्या बचा? 0 × 7 मतलब 0 ही आ जाएगा, और 6 × 5 मतलब 30। तो 0 - 30। फिर क्या है हमारे पास? इसे डिलीट कर दीजिएगा। माइनस, इधर माइनस है ना, माइनस, और फिर अंदर में -3 है। एलिमेंट क्या है हमारा? -3। ये सब क्या है हमारा? एलिमेंट ही तो है। तो -3, और फिर इस रो और कॉलम को हम कर दिए डिलीट। क्या बचा हमारे पास? 4 × 7 मतलब 28, माइनस -1 × 5 मतलब -5। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर क्या आया हमारा? +1 है ना, इसे भी डिलीट कर देते हैं। फिर क्या है हमारा? +1, तो ये बन जाएगा +1, और अंदर में क्या जाएगा हमारा? इस रो और कॉलम को कर दिए डिलीट। तो ये बन गया हमारा 4 × 6 24, माइनस -1 × 0 0 ही होगा, इसमें तो सोचना ही नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 × -30 कितना हो जाएगा हमारा? -60, और इधर से माइनस माइनस +3, और इधर क्या बन जाएगा हमारा? 33। अच्छे से लिख लेते हैं यार, नहीं तो बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। 33, और इधर क्या हो जाएगा? 24। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -60, 33 × 3 99,
प्लस 24। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 99 माइनस 60 कितना हो जाएगा हमारा 39 39 और इधर से 24। तो ये हो गया हमारा 943 तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 2। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पर आंसर हमारा कितना आया 63। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के इफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है हमें इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले +1 और +1 और फिर इस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या बचा 3 इंटू 2 6 माइनस के इंटू 1 के। आगे देखेंगे फिर क्या आया हमारा ये हटा देते हैं। अब काम हो गया हटा देते हैं। फिर क्या आया -2 अंदर में क्या बचा 2 इंटू 2 4 ये डिलीट कर देते हैं 2 इंटू 2 4 और फिर इधर -3 हो जाएगा। ठीक है फिर क्या आया हमारा 0। तो 0 के साथ कुछ भी आप करिएगा तो वो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता 0 ही बना देगा। तो यहाँ तक ही हमारा काम है। इक्वल टू क्या है 4 दिया हुआ है तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस के और इधर इससे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 1 1 इंटू -2 ही आ जाएगा इक्वल टू 4। तो इधर से आ गया हमारा के को इस तरफ ले आएंगे और बाकी सबको उस तरफ भेजेंगे 6 -2 -4 ये क्या ये तो 0 हो गया मतलब इतना मेहनत 0 के लिए। ठीक है कोई बात नहीं 0 भी तो एक आंसर है। अगर आपके पास A B C और D ऑप्शन है एक में 1 2 3 0 तो क्या 0 पे टिक नहीं मारिएगा मारेंगे ही 0 भी तो आंसर हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है इतना मेहनत 0 के लिए। हाँ 0 के लिए भी कर सकते हैं इतना मेहनत। आगे देखेंगे नेक्स्ट मेथड नंबर 2 सारस मेथड। इससे सारस मेथड में हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे समझने के लिए सबसे पहले 2 ब्रैकेट बना लेंगे समझना आसान रहेगा। 2 ब्रैकेट आप बना लीजिए 2 ब्रैकेट आप बना लीजिए। पहला ब्रैकेट में क्या आएगा देखेंगे यहाँ पर किसको किसको काटा ये A1 B2 C3 हो सकता है बुक में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ होगा लेकिन यहाँ पर हमें जिससे समझने में आसानी होगा उसी तरीका को हम फॉलो करेंगे। फाइनल रिजल्ट सेम होना चाहिए। बुक में हो सकता है अलग तरीके से दिया होगा कई सारा बुक में अलग तरीके से दिया होगा लेकिन हमें जिससे आसानी से समझ में आए उसी तरीके को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर A1 B2 C3 आगे देखेंगे इसके पैरेलल में क्या आएगा हमारा B1 C2। तो B1 C2 को लेते हुए एक ट्राइंगल बनाएंगे। कौन कौन सा आया यहाँ पर B1 C2 A3 तो उसे लिख लेंगे B1 C2 A3 B1 C2 A3 और सिमिलरली यहाँ पर भी एक पैरेलल साइड बन सकता है इस लाइन के। तो यहाँ पर कौन कौन सा आ गया इसे सबसे पहले ट्राइंगल तो बना ले। तो यहाँ पर कौन कौन सा आ गया A2 B3 C1 A2 B3 C1 एक ब्रैकेट तो हमारा भर गया। अब एक और ब्रैकेट भरना है तो इसके लिए हम कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर दूसरे कलर से करते हैं आसान रहेगा। कौन सा कलर ले यहाँ पर हम ले सकते हैं कौन सा ले ब्लू ही लेते हैं ब्लू सही रहेगा। तो अब इस तरीके से हम इस डायगोनल से बनाएंगे। कौन कौन सा आया C1 B2 A3 लिख लेंगे। यहाँ पर कौन कौन सा आया C1 B2 A3 लिखेंगे C1 B2 A3। अब इसके पैरेलल 2 बन सकता है एक ऐसे और सबसे पहले इससे ट्राइंगल बना लेते हैं। कलर से कंफ्यूज नहीं होइएगा समझने वाला बात है ये। B3 C2 और A1 आ रहा है इस पे B3 C2 और A1 आ रहा है इस पे। अगेन इस लाइन के पैरेलल मतलब ये जो लाइन शुरुआत में बनाए थे ब्लू कलर से उसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ हो सकता है यहाँ पे। अब इससे भी एक ट्राइंगल बना लेंगे। ये क्या हो गया इससे एक ट्राइंगल बना लेंगे। अगेन इस पे कौन कौन सा आया A2 B1 और C3 A2 B1 और C3
ये रहा हमारा सारस मेथड से निकालने का तरीका। ये रहा हमारा सारस मेथड से निकालने का तरीका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि जो पहला ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है अगर उन सभी का प्रोडक्ट करें, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट करें, तो वो इन तीनों का प्रोडक्ट के बराबर आएगा। क्या क्या आ रहा है देखेंगे यहाँ पर। इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और नेक्स्ट वाले को भी आप जो दूसरा ब्रैकेट है उसका भी आप सभी को प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर भी क्या आएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये था हमारा सारस मेथड। यहाँ पर समझने के लिए अलग से भी हम बना दे रहे हैं, जो कलर से था उसी कलर से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो रेड कलर से हमने बनाया था ये वाला, और इसके पैरेलल में कौन कौन बनेगा, ये रेड वाला हो गया, और दूसरा कौन सा था, ब्लू, ब्लू कलर से बनाया था ना। सबसे पहले ऐसे बना लेंगे, ये रहा हमारा डायगोनल, और इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे। समझ में आ गया, देखिएगा यहाँ पर अच्छे से तो आपको पता चलेगा। और ये जो वर्टिसेस है ट्राइंगल का, ये जो वर्टिसेस ट्राइंगल का उस पर जो जो आएगा सबको लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारस मेथड को फॉलो करते हुए ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर जब हमारे पास मेथड 1 था तो मेथड 2 पढ़ने का क्या जरूरत पड़ा यहाँ पर, जब मेथड 1 था ही तो उससे हम निकाल लेते हैं। हाँ, आप कुछ भी से निकाल सकते हैं, मेथड 1 से निकालिए, 2 से निकालिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मेथड 2 हम क्या क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है कि डायरेक्ट आप अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। देखेंगे जैसे इस क्वेश्चन में आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं है आंसर गलत आ जाएगा। मेथड कुछ भी हो, मतलब रास्ता कुछ भी हो, मंजिल एक है। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इज इक्वल टू। आप मेथड 1 से भी चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर समझना है कंसेप्ट को, इसलिए हम सारस मेथड से यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, देखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट 2 कर ले रहे हैं पहले ही। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले ऐसे ड्रॉ कर लिए, क्या आया, 3 बार ए आ रहा है, मतलब ए क्यूब, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या आया हमारा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं बी क्यूब, 3 बार बी आ रहा है ना, बी क्यूब। और फिर इधर ये 3 करेंगे तो ये तो हमारा 0 ही आ रहा है, ये तो हमारा 0 ही आ रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। ये तो हो गया प्लस वाला, और माइनस ब्रैकेट वाला में क्या क्या आएगा, इसको इरेज कर देते हैं, समझने में आसानी रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे कौन कौन सा है, ए बी और 0, तो ये तो ओवरऑल 0 ही हो जाएगा ना, 0 आ रहा है एक बार, 0 बी और ए। यहाँ पर भी 0 1 0 आ रहा है, तो उससे कितना ही मल्टीप्लाई करे 0 ही बना देगा। यहाँ पर भी सिमिलरली 1 0 आ गया तो उसे 0 ही बना देगा, कोई फायदा नहीं होता। यहाँ से फाइनल हमारा क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो है, बाकी प्लस माइनस जो भी है 0 हो रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव करने के लिए इतना बराबर इतना है, देखेंगे। तो यहाँ पर इसे आप मेथड 1 से भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारस मेथड से सॉल्व करना इससे आसान है, इसलिए हम सारस मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ 2 ब्रैकेट तो बना ले 2 ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पर, ये सबसे सही है, ब्रैकेट बनाना सबसे आसान है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट उन दोनों के बीच माइनस, सबसे आसान है। तो यहाँ पर क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 1 प्लस, फिर क्या करेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। क्या क्या आया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, फिर क्या क्या आया, माइनस एक्स माइनस जेड माइनस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स वाई जेड। तो ये तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट देखेंगे, इसको इरेज कर लेंगे, क्या जरूरी है, जब काम हो गया तो हटा दीजिए। अब इधर इधर कौन कौन सा आया, y इंटू 1 इंटू माइनस वाई, क्या आ जाएगा हमारा माइनस वाई स्क्वायर। और फिर यहाँ से ये ट्राइंगल बना, तो क्या आएगा हमारा माइनस एक्स एक्स 1, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखेंगे इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस जेड 1 मतलब माइनस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारा काम हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स वाई जेड तो कैंसिल, बचा क्या, इधर से 1 और इधर सब में माइनस लगा हुआ, तो ये सब प्लस होते चला जाएगा। तो इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये था हमारा LHS, और ये रहा इक्वल टू RHS। ये RHS ही तो है, यही तो प्रूफ करना था हमें, हेंस
प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इसे हम सारस मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ आप सारस मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, मेथड नंबर 1 से भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारस मेथड से इसे सॉल्व करना थोड़ा आसान है। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव, ठीक है, नन ऑफ देम इज 1, ये भी ठीक है। हाँ, समझने वाला बात है कि अगर एक्स वाई जेड 1 हो जाता तो फिर लॉग ही डिफाइंड नहीं होता, तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि वो 1 नहीं है। आगे देखेंगे, देन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज, तो इसे हम सारस मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट बाद में रखते हैं, पहला ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या है हमारा 1, प्लस इन दोनों का इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, log y टू द बेस x को लिख सकते हैं log y log x, और प्रोडक्ट करना है ना, तो इधर log z टू द बेस y को लिख सकते हैं log z log y, और इधर क्या है log x टू द बेस log z है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ये सब कैंसिल होते चला जाएगा, एट द एंड आपके पास क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 ही लिख देते हैं, हमें पता है इन तीनों का प्रोडक्ट 1 आने वाला है। सिमिलरली इसका भी आप करेंगे तो इसका आप देखेंगे, हाँ जेड जेड कट गया, एक्स एक्स गया क्या, हाँ एक्स भी गया, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये टोटल कितना 1 हो गया हमारा, 3 बार 1 माइनस, अब इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, ये हो गया हमारा। अब इधर कौन कौन आ रहा है, log z टू द बेस x, यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा log z टू द बेस x को लिख सकते हैं log z log x, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा log x log z अपॉन log z, बेस z है ना, तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं log x टू अपॉन log z। इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं, log में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप अभी यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए log z कैंसिल, log x कैंसिल, तो इसका प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा इन तीनों का 1। सिमिलरली इसका भी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा 1। सिमिलरली इसका भी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा 1। ये तो सब कैंसिल, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इतना मेहनत फिर अगेन 0 के लिए, कोई बात नहीं, 0 भी तो आंसर हो ही सकता है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपका लॉग का कंसेप्ट यूज आया है कि इसे हम इस तरीके से लिखेंगे तो वो ओवरऑल प्रोडक्ट में हमारा 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ दिखिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ द इक्वेशन a1x प्लस b1 इक्वल टू 0, ठीक है, a2x प्लस b2 इक्वल टू 0 आर सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ x, देन a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। कहाँ से आए ये, यहाँ पर बोल क्या रहा है हमसे, देखेंगे यहाँ पर a1x प्लस b1 इक्वल टू 0, दूसरा क्या बोल रहा है a2x प्लस b2 इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर सेम वैल्यू x का इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0 होगा। सही बात है, कैसे देखेंगे यहाँ पर, अगर सेम वैल्यू x सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा माइनस b1 अपॉन a1, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा b2 को उस तरफ भेजिए माइनस b2 अपॉन a2, और बोल रहा है ये दोनों सेम है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा माइनस b1 अपॉन a1, सॉरी इधर लिखिएगा माइनस b1 अपॉन a1 इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा माइनस b1 a2 इक्वल टू माइनस a1 b2, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, सबको एक तरफ लाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा a1 b2 माइनस b1 a2, यही तो लिखा है यहाँ पर, तो सही बोल रहा है, कहाँ गया, हाँ इधर ही तो लिखा है, तो सही बोल रहा है कि अगर x का सेम वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0 होगा, और ये है क्या डिटर्मिनेंट ही तो लिखा हुआ है, ये है क्या डिटर्मिनेंट ही तो लिखा हुआ है, तो बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट हमारा 0 होगा। a1 b2 माइनस a2 b1 किसका वैल्यू था डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2, तो डिटर्मिनेंट में याद करना
ज़्यादा आसान है। इस तरीके से कौन याद रखेगा, A1 B2 माइनस A2 B1, कौन याद रखता है? तो डिटरमिनेंट में याद रखिए, आसान रहेगा, A1 A2 B1 B2 ये हमारा 0 होगा अगर x का सेम वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो। और ये आया कहाँ से, एलिमिनेट करके। ये आया कहाँ से, आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x का वैल्यू निकाल लिए और दोनों अगर बराबर हुआ तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस B1 A2। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अगर इसी तरह अगर x y दो वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है हमारे पास, तो यहाँ पर अगर हम x y को एलिमिनेट करेंगे तो वहाँ से हमारा ये आ जाएगा, ये अगर यहाँ पर हम एक्स वाई को एलिमिनेट करेंगे तो वहां से हमारा ये आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड अगर आप अच्छे से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ही तो लिखा हुआ है किसका, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मतलब यहाँ पर x को डिलीट कर दीजिए, y को डिलीट कर दीजिए, बस x और y को डिलीट कर दिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, और इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर आप x और y को यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आपका 0 आएगा। और ये कौन सा ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3, 3 रो 3 कॉलम, कौन सा ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों को डॉट आता है, देखेंगे यहाँ पर कुछ लोगों को डॉट आता है कि ये A1 के साथ क्या होगा हमारा, प्लस A1, तो क्या हुआ हमारा B2 C3 माइनस C2 B3। हाँ मैच कर रहा है, दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा था ना प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस हमने पढ़ा था यहाँ पर। लेकिन जब माइनस B1 आएगा तो फिर क्या आएगा, A2 C3 माइनस C2 A3। लेकिन यहाँ पर तो प्लस B1 है, यहाँ पर तो प्लस B1 है। तो अच्छे से देखिए अंदर में क्या लिखा हुआ है, C2 A3 माइनस C3 A2। अगर यहाँ पर से हम एक माइनस बाहर ले लें तो बाहर में क्या बन जाएगा हमारा माइनस, और अंदर में जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब हो गया, अब मैच हो गया ना, A2 C3 माइनस C2 A3, अब सही है। लेकिन कुछ लोगों को मैच दिमाग में आता है ये कि यहाँ पर तो माइनस नहीं है, बात सेम ही है, माइनस को अंदर भेज दिया है यहाँ पे, और कोई बात नहीं है, माइनस को अंदर भेज दिया है। तो दोनों में से किसी तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसे हटा लें, ये साफ सुथरा अच्छा लगता है यार। तो ये डिटर्मिनेंट ही लिखा हुआ है ऑफ ऑर्डर 3, और किसका डिटर्मिनेंट, एक्स और वाई को डिलीट कर दीजिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, और ये हमारा 0 होगा अगर आप एक्स और वाई को यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे तो। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, एलिमिनेट LMN फ्रॉम द इक्वेशन, और इक्वेशन 3 इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 0 एंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है हमारा, AL प्लस CM प्लस BN इक्वल टू 0, फिर क्या है CL प्लस BM प्लस AN इक्वल टू 0, और नेक्स्ट क्या है BL प्लस AM प्लस CN इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर बोल रहा है कि LMN को एलिमिनेट करिए और एक्सप्रेस द रिजल्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एलिमिनेट करने के बाद जो बचा उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर LMN नहीं, सिर्फ 2 ही वेरिएबल में रहता, एक्स और वाई में रहता 3 इक्वेशन, तब तो आसान था, इस तरीके से हम कर लेते, इस तरीके से हम इसे कर लेते, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सिंपलेस्ट फॉर्म में। एलिमिनेट करने पर हमारा क्या आता था, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ही तो आता था, तो इस तरीके से कर लेते। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर 3 है, L M और N। तो कोशिश करते हैं शायद 2 में हमारा बन जाए। तो अगर इन तीनों इक्वेशन में हम n से डिवाइड दे दें, मतलब पहले वाला में अगर n से डिवाइड देंगे तो क्या बनेगा, A टाइम्स L अपॉन N प्लस, इसे हटा दीजिएगा, C टाइम्स M अपॉन N प्लस क्या आ जाएगा B इक्वल टू 0। सिमिलरली दूसरा वाला में भी अगर हम करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C टाइम्स L अपॉन N प्लस B टाइम्स M अपॉन N प्लस A इक्वल टू 0। और तीसरा वाला में क्या आएगा, B टाइम्स L अपॉन N प्लस A टाइम्स M अपॉन N प्लस C इक्वल टू 0। अब यहाँ पर L अपॉन N को अगर हम x मान लें और M अपॉन N को हम y मान लें तो ये हमारा क्या बन गया, AX प्लस CY प्लस B इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या बनेगा, CX प्लस BY प्लस A इक्वल टू 0। और तीसरा क्या बनेगा हमारा, BX प्लस AY प्लस C इक्वल टू 0। अब इसमें हमें XY को एलिमिनेट करना है,
इसमें एक्स वाई को हमें एलिमिनेट करना है। तो एक्स वाई को जब हमें पता है, पहले देख चुके हैं यहाँ पर, एक्स वाई को हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं, एक्स और वाई वाला को हटा दिए, जो बचा उसी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर अगर हम एक्स और वाई को हटा दिए, क्या बचा हमारे पास, ए सी बी और सी बी ए, और इधर बी ए सी हटा दिए, इक्वल टू 0। तो एलिमिनेट करने पर हमारा फाइनल क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। एल एम एन को एलिमिनेट करना मतलब एक तरह से एक्स वाई को ही एलिमिनेट करना हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। आगे देखेंगे, आगे तो थैंक यू आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, माइनर्स को फैक्टर्स देखेंगे, माइनस को फैक्टर और प्रॉपर्टीज देखेंगे डिटर्मिनेंट का कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू, जाइए खेलिए, टाटा बाय बाय।